In this video, I am going to take a problem on motion of a bead on a helical path. So in this question, a small bead starts sliding down a frictionless rigid helical wire frame. The axis of the helix is vertical, radius is capital R and pitch is h. तो let us first understand these terms. तो यहाँ पे जो मोशन है, मोशन हेलिकल पाथ पे, एक स्प्रिंग जैसा पाथ है, उस पाथ पे यहाँ पर मोशन हो रहा है. इस मोशन के पाथ को आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे स्प्रिंग बन रही है, और आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे है. तो उस सिलेंड्रिकल सरफेस को इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है. तो सपोज़ अगर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस होती तो उस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर आप एक वायर की तरह इसके वाइंडिंग यहाँ पर ऐसे एज्यूम कर सकते हो. तो इट इज़ लाइक अ वाइंडिंग ऑन दिस वायर. तो इस तरीके का एक हेलिकल वायर है और इस वायर के ऊपर ये जो बीड है जिसको रेड कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया. तो दिस बीड इज़ मूविंग एंड दिस हेलिक्स जो वायर है यहाँ पर वो फ्रिक्शनलेस है, इसमें किसी तरीके का फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है. तो देयर इज़ नो फ्रिक्शन अलोंग दिस वायर. यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है रेडियस. तो जो रेडियस है वो बेसिकली ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जिस सर्किल के ऊपर आप इसके वाइंडिंग एज्यूम कर सकते हो, तो उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, न कि रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज़ नॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर. एंड पिच जो है वो एच है यहाँ पे. तो पिच जो होगी इसकी यहाँ पर वो होगा एक रिवोल्यूशन में यहाँ पर ये एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अगर यहाँ पर ये सिंपल है, अगर एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है इस तरीके से, तो फिर ये एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई मूवमेंट नहीं होता. इसका जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में यहाँ पर इसका मूवमेंट होता. लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके का रिवोल्यूशन भी परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर ये वर्टिकल डायरेक्शन में या एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर ये ऊपर नीचे भी हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर ये. तो एक पूरा जो इस तरीके का रिवोल्यूशन है, उस रिवोल्यूशन में ये कितना यहाँ पर एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पिच. तो उसे यहाँ पर डायग्राम में स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया गया. तो पिच इज़ स्मॉल एच. जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, जो सिलेंडर है उसके जो रेडियस है वो यहाँ पर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट की गई है. तो दिस इज़ काइंड ऑफ मोशन. इन हाउ मच टाइम विल द बीड डिसेंड अ हाइट एच. तो हाइट एच कितने टाइम में नीचे आ जाएगा. एंड हाउ मच फोर्स विल द वायर फ्रेम एक्सर्ट ऑन द बीड व्हेन द बीड हैज़ डिसेंडेड अ हाइट कैपिटल एच. एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज इक्वल टू स्मॉल जी. तो इसमें यहाँ पर इसका जो मोशन हो रहा है उस मोशन को लेट अस फर्स्ट एनालाइज, और उसका जो एनालिसिस होगा उस एनालिसिस के हेल्प से वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस टू पार्ट्स. तो यहाँ पर इसका जो एनालिसिस कहता है वो ये कि एक तो यहाँ पर इसका जो मोशन है वो मोशन इसके रिवोल्यूशन करवा रहा है, और एक मोशन यहाँ पर जो है इसको एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवा रहा है. तो इसका जो मोशन है अलॉन्ग द हेलिक्स, तो जो भी यहाँ पर ये मोशन है इसको मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ. तो मोशन अलॉन्ग हेलिक्स, मोशन अलॉन्ग दिस हेलिकल पाथ और हेलिक्स, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे. एक तो है यहाँ पर ये, अगर मैं एक्सिस अगर यहाँ पर दिखा दूँ तो उससे हमें यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना आसान होगा. सपोज़ ये जो एक्सिस है, एक्सिस यहाँ पर जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो सर्कुलर प्लेन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सपोज़ वो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है. तो लेट्स से दिस इज़ जेड एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज़ वाई एक्सिस. तो कुछ लेट्स से इस तरीके से एक्सिस यहाँ पे जेड एक्स एंड वाई. तो एक्स वाई प्लेन में जो मोशन है उसका प्रोजेक्शन एक सर्कुलर मोशन की तरह होगा. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन्स बनेंगे, और जेड के अलॉन्ग यहाँ पर एक्सिस है, तो एक्सिस के अलॉन्ग वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे. तो मोशन अलॉन्ग हेलिक्स, इसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो. तो वन इज़ मोशन इन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन इज़ बेसिकली द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो मोशन है सिंपली अगर मैं इस प्रोजेक्शन की बात करूं तो दिस प्रोजेक्शन विल बी अ सर्कुलर मोशन. तो दिस इज़ अ सर्कुलर काइंड ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन हो जाएगा जिसका रेडियस खुद कैपिटल आर हो जाएगा, प्लस द मोशन अलोंग एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, और वो सिलेंडर की भी एक्सिस हो जाएगी यहाँ पर इसमें. तो एक तरीके से जो मोशन है उस मोशन को हम यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं. वन इज़ दिस काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज़ इन एक्स वाई प्लेन एंड प्लस मोशन अलोंग दिस एक्सिस. तो इनका सुपरपोजिशन अगर हम कर लेंगे तो उससे हम यहाँ पर बहुत इजीली मोशन को एनालाइज कर पाएंगे.
ऑब्वियसली जो भी बीड है, अगर मैं एक इमेजनरी सिलेंडर एज्यूम कर लूँ तो बीड जो है वो सिलेंडर के सरफेस पे मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग ऑन दिस सिलेंड्रिकल सरफेस ओनली, ठीक है। तो इट इज़ मूविंग ऑन दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, और इसका जो मोशन है वो एक कर्विलीनियर टाइप का मोशन है, कर्व पाथ में यहाँ पर ही मूव कर रहा है। तो कर्व पाथ में अगर यहाँ पे ये मूव कर रहा है बीड यहाँ पर, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अदर इज़ द नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसके जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, जो स्पीड है, वो यहाँ पर इसके आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसमें जो इस तरीके का यहाँ पर मोशन हो रहा है यहाँ पे, जैसे अगर मैं मोशन का, जैसे लेट्स से अगर कुछ इस तरीके का अगर यहाँ पर एक पार्ट कंसिडर करूँ, तो इस पार्ट में यहाँ पर अगर मैं कुछ सपोज़ इसका इतना पार्ट अगर यहाँ पर ले लूँ, तो इस पार्ट के अंदर यहाँ पर ये कुछ डिसेंड भी कर गया, कुछ नीचे भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट कुछ इस तरीके का यहाँ पर ले लूँ, एक कंपोनेंट यहाँ पर ये हो गया और एक कंपोनेंट, लेट अस जूम दिस डायग्राम, तो एक कंपोनेंट तो यहाँ पर ये वाला हो गया और एक कंपोनेंट यहाँ पर ये हो गया इस डायरेक्शन में। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो तो एक्सिस के अलोंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और ये इस तरीके का जो यहाँ पर, इस तरीके का जो यहाँ पर ये लेंथ है, इन लेंथ्स, ये जो लेंथ है वो बेसिकली एक तरीके से एक्स वाई प्लेन में जो सर्कुलर मोशन है एक तरीके से उसका पार्ट है यहाँ पर ये। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन के जो छोटे छोटे पार्ट होंगे, जैसे जो पार्ट मैंने लिया वो सर्कल पे हो सकता है कि इतना छोटा सा पार्ट हो, उसके बाद आप अगला पार्ट ले लो, वो सर्किल का ये वाला पार्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके का, ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है, और इसके सारे वो जो नीचे उतर रहा है वो वर्टिकल मोशन या एक्सिस वाला यहाँ पर पार्ट है। अगर मैं जस्ट एक पूरा जो रिवोल्यूशन है, उस पूरे रिवोल्यूशन में अगर मैं यहाँ पर इन पार्ट्स को अगर ऐड करता जाऊँ, तो उससे एक आप एक इंक्लाइन प्लेन तैयार कर सकते हो। यहाँ पे लेट अस जूम आउट। तो जो यहाँ पर ये इसका एक्चुअल पार्ट है, उस पार्ट के छोटे छोटे यहाँ पर जो लेंथ्स हैं, सेगमेंट्स हैं, इनको अगर मैं ऐड करूँ, तो ऐड करके आप यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर तैयार कर सकते हो। कुछ इंक्लाइन प्लेन इस तरीके का बन जाएगा। उन सभी लेंथ्स को मैं यहाँ पर ऐड करता गया, और उसके बाद में अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये पूरा इसका जो हेलिकल पाथ है उसकी लेंथ है इन वन रिवोल्यूशन, और उसमें जो वर्टिकल यहाँ पर आएगा, वर्टिकल जो पार्ट आएगा वो एक तरीके से इसका पिच हो जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल ये एक्स वाई प्लेन में पार्ट आएगा वो वन रिवोल्यूशन में ये जो सर्किल है इसकी लेंथ हो जाएगी, जिसकी रेडियस यहाँ पर आर के बराबर है। दिस रेडियस इज इक्वल टू आर। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके के ट्राइंगल बना लेते हो, तो उससे यहाँ पर आप इंक्लिनेशन निकाल सकते हो कि इसका इंक्लिनेशन कितना रहा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2πr, और वन रिवोल्यूशन में यहाँ पर एक्सिस का लॉन्ग कितना चल रहा है, h के बराबर। तो इस ट्राइंगल का यूज़ करके आप इसका इंक्लिनेशन निकाल सकते हो, और इंक्लिनेशन यूनिफॉर्म ही रहता है इसका। यहाँ पर जो भी इसके ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो दिस स्मॉल पार्ट्स आर लाइक इंक्लाइन प्लेन, और वो जो इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर बन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा इसको आपको यहाँ पर समझने के लिए। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन्स यहाँ पर बन रहे हैं, इनका ये जो एंगल है यहाँ पर विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल यहाँ पर इस तरीके से थीटा बन रहा होगा। तो वही थीटा हमने एक साथ इकट्ठा यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर इसमें इस तरीके से ऐड करके यहाँ पर ये थीटा इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जो भी यहाँ पर ये पूरा हेलिकल पाथ है, उस पूरे हेलिकल पाथ को आप यहाँ पर एक तरीके से, उस हेलिकल पाथ को यहाँ पर एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन से यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल थीटा हमने यहाँ पर इसमें कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तो हो गया इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट। अब इसके बाद में यहाँ पर इसमें जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस तरीके से होगा। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, तो एक्सेलरेशन विल हैव टू कंपोनेंट्स हियर। तो एक्सेलरेशन दो कंपोनेंट्स होंगे, वन इज़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है यहाँ पर, या पाथ के अलोंग होता है, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल जो कि पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो वन इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अदर इज़ दिस नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इन एक्सेलरेशन को पहले हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए कि उन एक्सेलरेशंस को हम यहाँ पे किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो अगेन मैं एक यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट बना लेता हूँ इसका। तो सपोज़ यहाँ पर ये पाथ का एक छोटा सा कोई ये सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे
ये हो जाएगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, यही इसके वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है, दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो ऑब्वियस है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यहाँ पर अब यही हो गया, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन या नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह जो भी यहाँ पर इसमें लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह दिखाने थोड़े से आसान नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हमें यहाँ पर मोशन को कंपोनेंट करके देखना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मोशन के कंपोनेंट्स वगैरह करके यहाँ पर देखते हैं। और आप हमेशा ये चीज़ माइंड में रखो कि ये जो भी यहाँ पर ये मोशन हो रहा है वो मोशन अलोंग दी सरफेस हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोशन इज़ टेकिंग प्लेस अलोंग दिस कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस पे ही चल रहा है यहाँ पर। ये ऑब्वियस सी बात है कि कर्व्ड सरफेस पे ही चल सकता है यहाँ पर, ये मटेरियल क्रॉस करके ये अंदर नहीं जा सकता ये। तो इट इज़ मूविंग ऑन दिस सरफेस ओनली। तो इस सरफेस पे चल रहा है और जो भी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिखाया गया होगा वो भी सरफेस के अलोंग ही कोई ना कोई डायरेक्शन रही होगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे सरफेस के अलोंग है इसमें। अब इसके बाद में ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के भी आप यहाँ पर दो कंपोनेंट्स कर सकते हो। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि किसी भी मूवमेंट पे आप यहाँ पर इसका जो मोशन है उस मोशन को एक सर्किल बना करके यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक पार्ट तो यहाँ पर हो गया सर्किल का और एक पार्ट यहाँ पर हो गया वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो वन इज़ वर्टिकल मोशन एंड वन इज़ दिस सर्कुलर मोशन। तो अब यहाँ पर AT के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। AT विल हैव टू कंपोनेंट्स। अगर मैं इस ट्राइंगल में AT को यहाँ पर दिखाऊँ तो ट्राइंगल अब यहाँ पर छोटा दिख रहा है क्योंकि हमने जूम डायग्राम करके बनाया था इसको। तो AT का एक तरीके से ये डायरेक्शन हो जाएगा इस इंक्लाइंड प्लेन पे और वेलोसिटी का भी ये डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी जो भी है वो भी इस डायरेक्शन में यहाँ पर रहेगी। तो AT के आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, एक तो XY प्लेन में यानी कि सर्किल के अलोंग कर सकते हो एक AT का कंपोनेंट। वैसे कोई ज़रूरत खास नहीं आएगी लेकिन जस्ट मैं करके यहाँ पर इसको बता देता हूँ। तो AT का एक कंपोनेंट सर्किल के अलोंग आएगा यहाँ पर और AT का एक कंपोनेंट जो आएगा वो यहाँ पर इस वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। तो AT विल हैव टू कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या क्या होंगे AT के, तो AT का जो कंपोनेंट यहाँ पर सर्किल के अलोंग आएगा वो कंपोनेंट तो हो जाएगा आपका यहाँ पर AT cos थीटा। तो दिस इज AT cos थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी AT sin थीटा। तो AT का हमको एक्चुअल डायरेक्शन पता है, उसके हमने दो कंपोनेंट करके जस्ट दिखा दिया। अगर हमें ज़रूरत होगी आगे तो उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। जो भी सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उन सॉल्यूशन का सिर्फ पर्पज़ ये नहीं कि हमारा सिर्फ केवल आंसर आए, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम कंसेप्ट अगर यहाँ पर इसमें सीख सकते हैं तो वो भी सीख लें। तो AT sin थीटा AT cos थीटा हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन की। तो अगेन आप यहाँ पे ध्यान रखो कि मोशन को हम दो कंपोनेंट्स करके देख रहे हैं। इस सर्किल को अगर मैं इस तरीके के ऑब्जर्वर के लिए अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ज़्यादा आसान होगा। टॉप व्यू से अगर हम इस सर्किल को देख रहे हैं तो इस सर्किल को विजुलाइज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डायग्राम फिर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज़ ये सर्किल है। अब इस सर्किल में जब पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी के भी इस तरीके से आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हो। एक वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन के अलोंग होगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर वर्टिकल या फिर एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट भी वही हो जाएगा जो AT का कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी यहाँ पर ये V cos थीटा हो जाएगी और एक्सेलरेशन यहाँ पर ये AT cos थीटा हो जाएगा। तो मैं सर्किल के अलोंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और ऑब्वियस है कि सर्किल के अलोंग जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पर सर्किल के लिए इस तरीके का आएगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का आप एक कंपोनेंट कह लो इसको, जिस तरीके से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स बोल रहे हैं कि एक सर्किल में होगा और एक एक्सिस के अलोंग होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ पर ये हो गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल जिसको मैं AN से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब दूसरा जो कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट अब यहाँ पर आप इस वर्टिकल मोशन के लिए करोगे तो ये तो एक रेक्टिलिनियर मोशन जैसा ही हो गया, एक एक्सिस के अलोंग मोशन हो गया यहाँ पर। ये तो एक एक्सिस के अलोंग जो रेक्टिलिनियर मोशन है तो उसमें तो कोई नॉर्मल कंपोनेंट होगा ही नहीं, इसमें तो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट ही होगा। इसमें तो कोई डायरेक्शन चेंज जैसा है ही नहीं यहाँ पर। तो अब मोशन को हम दो कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, दो मोशन का सुपरपोजिशन करके देख रहे हैं। तो वन इज़ दिस सर्कुलर मोशन एंड वन इज़ दिस स्ट्रेट लाइन मोशन जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ऑब्वियस है कि ये जो मोशन है ये मोशन तो बोलेगा कि इसमें कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है। तो नॉर्मल कंपोनेंट फिर यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर इस मोशन में सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट आया और वो टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आ गया AT sin थीटा। और यहाँ पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट यहाँ पर है AT cos थीटा। तो इसका मतलब जो नेट नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यही वाला होगा। दिस इज ऑल्सो द नेट नॉर्मल रिएक्शन।
तो यहाँ पर अब एक्सेलरेशन के जहाँ तक बात है कि एक्सेलरेशन किस तरीके से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन AT के भले हमने दो कंपोनेंट्स किए, लेकिन AT जो नेट है वो नेट तो यहाँ पर इस पाथ के अलोंग ही है, तो AT इज़ अलोंग दिस पाथ, और AN इज़ लाइक दिस, जो यहाँ पे सर्किल बन रहा है यहाँ पे XY प्लेन में, उस सर्किल के लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। दिस इज़ द नेट नॉर्मल रिएक्शन एंड नेट नॉर्मल एक्सेलरेशन, बल्कि दिस इज़ नॉट द रिएक्शन, दिस इज़ एक्सेलरेशन। तो दिस इज़ नेट नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड दिस इज़ योर नेट, जो AT यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दिस AT इज़ नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो उसके लिए √AT² प्लस AN² कर देंगे। अब अगली बात यहाँ पर यह आती है कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम यहाँ पर ये देख लें कि हाउ द एक्सेलरेशंस आर देयर और उनके डायरेक्शंस वगैरह क्या होंगे, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में विजुलाइज़ करने की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे काफ़ी विजुलाइज़ करना इतना आसान होता नहीं है। एक बार यहाँ पर इनको हमने देख लिया तो अब उसके बाद तो अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम लगेगा कितना, कैपिटल H हाइट डिसेंड करने में, यानी कि वर्टिकल मोशन हमें यहाँ पर देखना है। वर्टिकल यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग मोशन देखना है। अब ये जो भी एक्सेलरेशन है AN वो तो XY प्लेन में है, ये जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, वी नो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस, जो कि H के बराबर है। अगर जेड एक्सिस के अलोंग हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए तो फिर हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैन वी कैलकुलेट AT हियर? यस, वी कैन कैलकुलेट AT, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही तरीके के फोर्सेज हैं, वन इज़ ग्रेविटी एंड वन अदर फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वायर। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वायर होगा वो सम काइंड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज फ्रिक्शनलेस। तो वी हैव ओनली टू काइंड ऑफ फोर्सेज हियर, वन फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, अभी मैंने नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह को डायग्राम में कहीं दिखाया नहीं है, एंड अदर इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अपोजिट होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर, तो अगेन लेट अस ड्रॉ दिस। तो यहाँ कहीं पे सपोज ये बिड है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये mg हो गया। अभी मैं जस्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग जो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, उसमें सिर्फ AT का ही कंपोनेंट आ रहा है, AT sin थीटा, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। mg के कंपोनेंट्स अगर आप करोगे तो एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह, यहाँ पर ये mg sin थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, मुझे चाहिए AT, तो AT ऑब्वियसली कि g sin थीटा हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो AT इज़ ऑब्वियसली g sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ mg sin थीटा होगा, तो mg sin थीटा डिवाइड बाय मास, दिस विल बी g sin थीटा। और जेड एक्सिस के अलोंग सिर्फ AT का ही कंपोनेंट आ रहा है, ये हमने पता कर लिया है, और वो कंपोनेंट है AT sin थीटा। तो एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज़ AT sin थीटा, और AT sin थीटा जो है एक sin थीटा g sin थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा g sin स्क्वायर थीटा। तो जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम नाउ, अब यहाँ पर आपको ये पता है कि वर्टिकल के अलोंग यहाँ पर कितना मोमेंट हो रहा है, वो हो रहा है मोमेंट वर्टिकल के अलोंग h के बराबर हो रहा है, दिस इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इज g sin स्क्वायर थीटा इनटू दिस t स्क्वायर। तो हाफ AT स्क्वायर एंड दिस t इज गोइंग टू बी √2h बाई g, और साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट लेने के बाद में 1 बाई साइन थीटा बचेगा यहाँ पर। इसमें साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल वी कैन कैलकुलेट द साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो √2h बाई g तो चलेगा, और 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी h अपॉन √ करके स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन जस्ट वी हैव टू रिवर्स दैट, तो उसको रिवर्स करना है यहाँ पे। तो ऊपर यहाँ पर ये आ जाएगा फिर h स्क्वायर और 2 पाई r का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा h। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम टेकन बाय दिस, तो ये यहाँ पर ये टाइम टेकन हो गया। टाइम टेकन की कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ पर इससे भी जा सकते हो इसमें कि आप ये वाली लेंथ निकाल लो जो हाइपोटेनियस है यहाँ पर, हाइपोटेनियस कह लो या फिर इस पाथ के अलोंग कह लो कि पाथ के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और पाथ के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा यहाँ पर AT के बराबर ही रहेगा, और इस डायरेक्शन में सिर्फ AT रहेगा, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता इस डायरेक्शन में। तो AT आपको पता है कि AT इज़ इक्वल टू g sin थीटा, और ये वाला जो पाथ है ये पाथ फिर यहाँ पर हो जाएगा
एच अपॉन साइन थीटा, तो आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पर एक अदर वे अराउंड भी यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये जो पाथ के अलोंग है, पाथ के अलोंग भी यहाँ पर टाइम निकाल सकते हो। तो पाथ के अलोंग कितना चलना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये कैपिटल एच है तो ये जो हाइपोटेनस है वो एच अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन उस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा फिर जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि साइन थीटा वापस यहाँ नीचे जाएगा, तो अगेन वही सब कुछ यहाँ पर बन जाएगा। तो आंसर यहाँ से वही आ जाएगा। और हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखी, तो बस जिस डायरेक्शन में हम यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हो काइनेमेटिक्स की, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है। तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन यहाँ पर, और उस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक्सेलरेशन है, वो सब कुछ देखते हुए वी कैन ईजिली फाइंड द टाइम। अब इसके बाद में जो अगला पार्ट बचा है यहाँ पे कि हाउ मच फोर्स विल द वायर फ्रेम एक्सर्ट ऑन द बीड। तो एक तरीके से हमसे नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख रहे हैं। तो मैंने एक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट यहाँ पर इसमें दिखा दिया है। तो सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट दिखाया है इसमें यहाँ पर, इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शंस का डायरेक्शन सही तरीके से बता पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन होगा किधर यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो अगेन आप यहाँ पे याद रखो कि जो मोशन यहाँ पे चल रहा था इसका, इस तरीके से जो मोशन चल रहा था वो अलोंग दी सरफेस चल रहा था, वो सरफेस पे मूव कर रहा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सरफेस पे मूव कर रहा था। अब क्योंकि मुझे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स लेने हैं, तो वो जो दो कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक कंपोनेंट में यहाँ पे ले रहा हूँ सीधा इसमें। अब जैसे ये जो हमारा प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में एक सर्कुलर मोशन है, और इस डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी का कंपोनेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्किल, इसमें ऑब्वियसली ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। तो नॉर्मल का ही कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। तो जो सपोज नॉर्मल का यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ n1। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट यहाँ पर इस तरीके से n1 हो गया, और जो हम इस तरीके से ऐसे यहाँ पर पाथ दिखा रहे थे इसका, सपोज़ यहाँ पर ऐसे, तो उस पाथ में जब ये यहाँ कहीं पे था, सपोज़ पार्टिकल यहाँ कहीं पे था जब यहाँ पर इसमें, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये अलोंग द सरफेस है, और ये जो नॉर्मल दिखाया गया वो सरफेस के परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द सेंटर या एक्सिस है। दिस ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक तरीके से यहाँ पे, तो दिस इज़ द एक्सिस, ठीक है, ये टॉप व्यू में दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये सरफेस को एक तरीके से पियर्स करते हुए अंदर की तरफ यहाँ पर जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑब्वियस है कि सरफेस के परपेंडिकुलर है ये, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो mg लग रहा है नॉर्मल का, मैं दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसमें, तो वो जो नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट है वो पाथ के परपेंडिकुलर आप इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हो। तो दिस सेकंड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस पाथ, जिसको मैं n2 का यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। तो अगेन ये भी जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ पर जो वायर है उस वायर के परपेंडिकुलर आ रहा है, और ये जो n1 है वो भी यहाँ पर परपेंडिकुलर ही आ रहा है। तो ये जो दो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ऑब्वियस है कि अगर ये पाथ के परपेंडिकुलर है तो इसको ही पाथ के परपेंडिकुलर ही हमें लेना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर आ भी रहा है यहाँ पर इसमें। तो n1 एंड n2 आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे √n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर करते हुए, और उससे जो भी आंसर आएगा वही नेट नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स लिए, क्योंकि अब यहाँ पर n1 n2 आप समझ सकते हो कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है अलोंग द सरफेस, और एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हमने सरफेस के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द एक्सिस यहाँ पर लिया है। तो उनका रिजल्टेंट कुछ अलग ही तरीके के डायरेक्शन में आएगा, होगा वो वायर के परपेंडिकुलर ही, क्योंकि ऑब्वियस है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर इसमें। n1 n2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, तो अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो n1 की कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल हियर। n1 इज सिंपली यहाँ पर mv²/r हो जाएगा। तो mv cos थीटा, वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पे किया गया है, mv² डिवाइडेड बाय दिस r। अब ये v कैसे आएगा, तो हम बताया गया इसमें इस क्वेश्चन में कि वर्टिकल डायरेक्शन में h कैपिटल H के बराबर शिफ्ट हुआ है, तो उससे जो वेलोसिटी यहाँ पे जनरेट होगी
फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन इट इज़ वेरी इजी टू सी कि जो वेलोसिटी आएगी वो √2gh के बराबर आ जाएगी। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो √2gh यहाँ पर हो जाएगा, वो हम यहाँ पर इसमें पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमें पता है प्रीवियस जो भी हमने यहाँ पे इस तरीके का एक ट्राइंगल बनाया था तो उससे वी नो द थीटा एज वेल कि ये पिच और यहाँ पर ये 1 रिवोल्यूशन में इतना 2πr। ठीक है, तो यहाँ से n1 आ गया। अब n2 कैसे आना है यहाँ पर इसमें, तो आप यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन में जो पाथ है उस पाथ के नॉर्मल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, तो mg का कंपोनेंट फिर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा इसमें। तो नाउ यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस mg, और mg का कंपोनेंट यहाँ पर mg cos थीटा आ जाएगा इजीली। तो mg का कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा। क्या n2 और mg cos थीटा को बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर इसमें, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है कि नहीं यहाँ पर इसमें। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हमने किए थे, वन वाज दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑब्वियस है कि ये पाथ के अलोंग है तो पाथ के परपेंडिकुलर तो नहीं आ सकते यहाँ पर इसमें। तो ये हो गया at, और जो ये an इस डायरेक्शन में था तो an ऑब्वियस है कि यहाँ पे टुवर्ड्स दी एक्सिस है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये n2 सरफेस के अलोंग है, दिस इज अलोंग सरफेस बट परपेंडिकुलर टू दिस वायर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस टुवर्ड्स दी एक्सिस। तो ऑब्वियस है कि at का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता। ये वाला जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स दी सेंटर या टुवर्ड्स दी एक्सिस, उसका कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं आ सकता यहाँ पर इसमें। तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो नाउ वी कैन इक्वेट दिस टू। तो n2 इज इक्वल टू सिंपली mg cos थीटा। तो नेट नॉर्मल डायरेक्शन और या फिर नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वायर विल बी n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, आप यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। तो बहुत इजी से कैलकुलेशन, इसके बाद में जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को रखना है। जो फाइनल आंसर आएगा जस्ट मैं उसको यहाँ पर आगे लिखने जा रहा हूँ। तो फाइनल आंसर is going to be here 2π mgr under root h square 4π square r square 16π square h square, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा h square plus 4π square r square. So this is the final answer for this problem.